जो क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स in discrete set of energy states. In discrete set of energy states. और टोटल एनर्जी हम लोगों ने फिक्स करी थी और ये हम लोगों ने डेरिवेशन निकाल लिया था Ni इक्वल टू a e to the power minus beta epsilon I। ये पार्टिकल्स को इस इक्वेशन को एक बार माइंड उसी हालत में पहुंचने के लिए जरूरी है कि एक बार इस इक्वेशन को भले ही कल अच्छे से देखा था फिर अच्छे से देख लीजिए। ये हमने किसकी जगह लिखा हुआ है? e to the power minus अल्फा की जगह। याद आ रहा है आगे? दूसरी बात ये है कि ये अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई के रूप में हम लोगों ने बीटा लिया था और अल्फा लिया था। तीन बातें, तीन इक्वेशन को हमने एक साथ कंबाइन किया था। एक हमने जो कंस्टेंट 1 होता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ni इक्वल टू n, मतलब f तक सबका जोड़ कैपिटल N है जो कि कांस्टेंट है। दूसरी वाली टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट है। फिर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वाला जो फॉर्मूला था ओमेगा का, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 डॉट 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 फैक्टोरियल ni, इसको हमने लॉग लिया। लॉग लेने के बाद डेल्टा किया था वेरिएशन शो करने के लिए, स्टिरलिंग्स फॉर्मूला लगाया था अप्रोक्सीमेशन करने के लिए, और जब हमने ये कर लिया कैपिटल N में वेरिएशन नहीं है ये भी अप्लाई किया और उसी को जो इक्वेशन आई थी उसको एक कोई इक्वेशन नंबर डाल लिया और उसमें डेल्टा N वाला और डेल्टा E वाले इक्वेशंस थे, इन तीनों को कंबाइन किया था। अल्फा को मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के वेरिएशन डेल्टा N शो करने के लिए और उस वाले में डेल्टा E के लिए किया था। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन I लिखते हैं ना, उसमें हमने कर दिया और उसी को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने ये इक्वेशन अचीव कर ली। अब इसको देख के क्या है, ये e की पावर माइनस है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एक्सपोनेंशियल होगा। अगर हम एनर्जी यहाँ पे एप्सिलॉन आपको दिख रहा है, एप्सिलॉन I यहाँ पे प्लॉट करें, यहाँ पे Ni प्लॉट करें। मुझे लग रहा है इसमें आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मुझे थोड़ा डाउट है। मैं ग्राफ यहाँ बनाऊंगा, ये प्लॉट करें। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन I एक्स एक्सेस पे ले लिया और यहाँ Ni। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाए हैं। जैसे जैसे एप्सिलॉन चेंज होगी वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, अब चूंकि माइनस पावर है तो शुरुआत में ज्यादा होगी और जैसे जैसे एनर्जी ज्यादा वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या आपको कम होते हुए दिखाई देगी, एक्सपोनेंशियली डाउन होगी। मैंने कहने का मतलब है एक्सपोनेंशियल कर्व आपको एक सिंपल सी आर्बिट्रेरी यूनिट में हमने नंबर ले लिया। वैसे तो आपकी जो सेल्स हैं, सेल 1 है या सेल 2 है या सेल 3 है या सेल 4 है या ith सेल है, उनके साइजेस सेम हैं, लेकिन उनमें पार्टिकल्स की संख्या डिफर करती है। कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स
की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है और ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स की संख्या कम दिखाई दे रही है इस ग्राफ से। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है बुक में, उसको आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली जो है उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जो लिखा है उसको भी सुन लीजिए। इन्होंने लिखा है दिस इक्वेशन गिव्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स Ni in each discrete energy states epsilon I. कोई प्रॉब्लम? Here the constant A and beta are same for each cell. हाँ, मैंने इसके बारे में कि जितनी भी सेल होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो वैल्यू एक ही होगी वही इसके लिए एक ही वैल्यू होगी, जो इसके लिए बीटा होगा वही इसके लिए बीटा होगा। ये कांस्टेंट है पूरे सिस्टम के अंदर, एक ही अप्लाई होगा ए और बीटा। वेरिएशन किसमें है? Ni में और एप्सिलॉन में। ये वेरिएबल क्वांटिटीज समझ गए ना? तो इन्होंने लिखा है द कांस्टेंट A and बीटा आर सेम फॉर ईच सेल। According to this equation, the number of molecules per cell decreases exponentially with epsilon I associated with the cell as shown in the figure. कोई डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है। This means that low energy cells will contain more particles. ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं, जो जिसमें जो लो एनर्जी वाले होंगे उनमें पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होगी, ये अभी मैंने आपको बताया। फिर कह रहा है कि दिस मीन्स दैट लो एनर्जी सेल्स विल कंटेन मोर पार्टिकल्स देन हाई एनर्जी सेल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीइंग मैक्सिमम इन दी जीरो एनर्जी सेल। अगर n जीरो कर दें, जो कि होता नहीं है, n को 1 से न शुरू करके 0 शुरू कर दें, तो उसमें जो है ये मैक्सिमम है ना, इसको यहाँ मिला दिया जाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसके लिए 0। It does not mean that number of molecules having zero energy is greater than any other energy because there are more cells corresponding to high energy। ये फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये ना मान लीजिए कि किसी कंटेनर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली, आपने ये कहा कि ज्यादा एनर्जी वाले सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कम है, लेकिन उनकी सेल्स ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लिया हमने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाली हायर एनर्जी हम मान के चल रहे हैं, सपोज लेट अस सपोज आर्बिट्रेरीली हमने ले लिया, उसकी पता चला 50 सेल्स है, हम छोटे नंबर के साथ एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो कम एनर्जी वाली है उनकी पता चला 2 ही सेल, तो सेल की संख्या ज्यादा एनर्जी वाली बढ़ जाती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिस्टम के अंदर, इसके हिसाब से तो ठीक है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम एनर्जी वाले में ज्यादा होते हैं, सिर्फ इतना ही पता चल रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले इक्वेशन से। ठीक है, अब एक और नई चीज बताना चाहते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर हमने सेल्स में तो बांट दिया, आप भी जानते हो कि समाज की व्यवस्था चलाने के, बेटा बात नहीं करो, बेटा बात नहीं करो, आप अच्छे से जानते हो कि हमारी अपनी जो रहने की व्यवस्था है या क्लाइमेट की व्यवस्था है, हम लोग जोन्स में बांटते हैं कि नहीं बांटते? बांटते हैं। पता चला नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन वगैरह वगैरह। ऐसे ही बांटने की व्यवस्था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी करी गई है। ठीक है, और ये भी आप जान लीजिए कि जो प्रायरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम जो संख्या है, ये नंबर जो है ये प्रोबेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखें। हम प्रोबेबिलिटी कहाँ कितनी है वो संख्या है, एक्चुअल नंबर हमने नहीं गिने। ज्यादा
इतनी एनर्जी वाले की संख्या इतनी प्रोबेबल है, ये इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आ रहा है। तो अब आगे एक सेंटेंस और सुन लीजिए, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंसीडर ए ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स। माने ये जो सेल्स है हमने कुछ इकट्ठी करके एक ग्रुप बना लिया, इसलिए जी से ग्रुप से जी से शुरू होता है ना, ग्रुप कह दिया, ग्रुप ऑफ सेल्स को इकट्ठा कर दिया, बन गया जोन। तो ये कन्वीनियंट होता है इन द फेज स्पेस, जो भी घटनाक्रम है फेज स्पेस में ही है। सच ए ग्रुप इज कॉल्ड जोन ऑफ द सेल्स। इसी ग्रुप को क्या कह देते हैं? जोन। ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स इज नोन एज जोन। ठीक है, ये छोटी बातें नहीं, आगे जाके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इन चीजों को हैबिट में लाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस पे स्ट्रेस करके समझा रहा हूं। ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स इज नोन एज जोन। सिंस दी सेल्स आर ऑफ इक्वल साइज, ये दोबारा आ गई कि सेल की सबकी साइज इक्वल होती, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट द साइज ऑफ सेल्स वी हैव एज्यूम्ड आर ऑफ सेम साइज। ठीक है, तो द साइज ऑफ जोन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल्स इन इट। तो जोन का जो साइज है वो नंबर ऑफ सेल्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ही बड़ा या छोटा होगा। ज्यादा होंगी तो बड़ा हो जाएगा, कम होंगी तो छोटा हो जाएगा। इसको एक आयत जोन को जीआई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस जीआई इज कॉल्ड देन ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। इसी जीआई को नाम दिया गया है कि हमेशा के लिए याद रखना, कभी भूलना नहीं, प्रायरी प्रोबेबिलिटी। वैसे तो ग्रुप से शुरुआत की थी कि ग्रुप हमने सेल्स के लिए लिए, उसी को जोन नाम दे दिया, रिप्रेजेंट हमने जी से कर दिया, और इसी को हम प्रायरी प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। दिस जीआई इज कॉल्ड देन ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी फॉर द जोन व्हिच ओनली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द जोन। साइज जोन का बढ़ेगा तो उसकी प्रायरी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। इफ वी कंसीडर ए जोन ऑफ सेल्स, जब ये करोगे तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, Ni इक्वल टू ए जी आई e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ये फाइनल फॉर्मूला है इस टॉपिक। जब तक जोन में नहीं हमने कंसीडर किया था तब तक ये था, जब हमने जोन या प्रायरी प्रोबेबिलिटी जोन की रिप्रेजेंट करी है उसके टर्म्स में करना है, वो नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ सामने सामने आ गया जाएगा। यहीं पे ये आपका कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में और उसका बैकग्राउंड हम लोग बनाते हैं, और उस यूनिट का इन्होंने नाम दे रखा है यूनिवर्सल लॉज करके दिया है इन्होंने, लॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। लॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इसमें आज हमको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, समराइज करना है जो अभी तक आपने सीखा है ना। तो लॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फंडामेंटल पोस्टुलेट जैसे उसमें होते थे रिलेटिविटी में, तो ये पहले तो इसका नाम डालते हैं लॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और इंट्रोडक्शन मैं इतना ज्यादा बता देता हूं, जो इसमें लिखा है इससे ज्यादा मैं बता चुका हूं, वो अपने आप पढ़ लीजिएगा। सीधे हम शुरू करते हैं फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको। प्रकृति में या नेचर में वैसे तो आप एक बहुत ध्यान से सुनिए, आपका रिप्रेजेंटेशन एक हर एक के इंडिविजुअल भौतिक शरीर से दिखाई देता है।
लेकिन उसका जो आंतरिक स्वरूप है वो फिजिकल नहीं, उसकी कॉन्शसनेस या चेतना से जुड़ा होता है। ठीक है। और हमारी जो चेतना है वो छोटी से छोटा आकार भी लेती है और बड़े से बड़ा आकार भी ले सकती है। पूरे यूनिवर्स को समग्र रूप से एक साथ देखने की क्षमता भी रखती है और शून्य रूप में एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस इमेजिनेशन के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू यही कॉन्शसनेस ही करती है। जब आप किसी सिस्टम को पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ सिस्टम होता है। यूं तो मॉलिक्यूल्स सामान्य व्यक्ति को तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जिसने जो भी नॉलेज, जो विजडमफुल हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, देखने की क्षमता डेवलप हो गई है, तो जो चीज है लेकिन सामान्य से दिखाई नहीं देती है, हम लोग देख लेते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हमने एग्जाम्पल कई बार दिया है, संख्या भी बहुत सारी होती है। कहने को तो एयर है जो कि बहुत फैले फैले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बाद भी करोड़ों अरबों जैसी संख्या मुट्ठी में हवा के कणों की हो जाती है। तो अब हम एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम, चूंकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स। हम ये भी मान के चल रहे हैं कि वो मैकेनिकल है हर पार्टिकल, भले ही ना दिखता हो। दिखने वाले पार्टिकल्स भी चलते फिरते हैं स्पेस में, ग्राउंड में, डिफरेंट टाइप की मोशन करते हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम के अंदर, उनकी भी एक अपनी मैकेनिक्स है और उसमें हम क्या एज्यूम करेंगे, क्या कंसीडरेशन होंगे, और उन्हीं सब पॉइंट्स को 5-6 पॉइंट्स में इन्होंने समेटा हुआ है। वही हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। पहला पॉइंट मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि आपको बुक से पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। जब तक बैकग्राउंड नहीं होगा तब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे। पहला पॉइंट है, और एनी गैस में बी कंसीडर्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत छोटी सी बात लिखी है पहले पॉइंट कि कोई भी गैस है, इसको कंसीडर किया जा सकता है कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होगी दैट आर इन मोशन, जो कि मोशन में है मॉलिक्यूल्स, एंड बिहेव लाइक वेरी स्मॉल इलास्टिक स्फीयर्स। भले ही स्फेरिकल ना हो, लेकिन मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिक स्फीयर्स। इलास्टिक शब्द जानते हैं आप क्या होता है? जैसे कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, वो इलास्टिक कहलाता है ना। रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, या आप जब भी उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो फिर वो उसी रूप में बना रहना चाहता है। ये इलास्टिक स्फीयर्स हमने एज्यूम कर लिए हैं मॉलिक्यूल्स को। आप समझ गए? तो पहला पॉइंट, हर गैस मॉलिक्यूल्स जो कि मोशन में रहते हैं उनसे बनी होती है और वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, इलास्टिक स्फीयर्स से। दूसरा पॉइंट, ऑल द सेल्स इन, अभी हमने सेल्स में बांटा था, ये फिर रिपीट करके बार बार इतना इंपॉर्टेंट है, ऑल द सेल्स इन दिस फेज स्पेस आर ऑफ इक्वल साइज। मतलब बेसिक पोस्टुलेट में है कि वी हैव टू कंसीडर ईच सेल इन ए सिस्टम ऑफ इक्वल साइज। क्लियर? तीसरा पॉइंट है, all the accessible microstates corresponding to possible macrostates are equally probable। माने postulate of equal a priori probability जो हमने पढ़ा है वो तीसरा postulate है। इसको मैं शायद पढ़ूं नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, मैं पढ़ के क्या सुनाऊं। माइक्रोस्टेट का मतलब आपको पता है, मैक्रोस्टेट का मतलब पता है, postulate of equal a priori probability पता है, तो वही चीज उसने कॉपी पेस्ट कर दी है
पॉइंट नंबर 3। इसके बाद इन्होंने मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेशन था उसको नहीं, इन्होंने कहा है वो जरूर आप ले लीजिए कि प्रोबेबिलिटी, एक हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा था, लेकिन प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करी जाएगी? प्रोबेबिलिटी P। ये सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी है वो P से डिनोट करते हैं। जो सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होती है, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। और इसमें P के साथ एनर्जी जरूर लगा दें भाई, एनर्जी से ही डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए उसकी पहचान एनर्जी से की जाती है कि कितनी एनर्जी वाले की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो Pe प्रोपोर्शनल टू ओमेगा E या Pe इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा या C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये पॉइंट नंबर 3 में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पोस्टुलेट ऑफ इक्वल एप्रायरी प्रोबेबिलिटी की बात करी है, उसके साथ पॉइंट ये पोस्टुलेट के रूप में आप ध्यान रखिए। अब आता है पॉइंट नंबर, आपने 1 पढ़ा जिसमें आपने उसकी सिस्टम की अंदर की बात को बताया कि उसमें चलते फिरते मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो किससे बने होते हैं? इक्वल साइज वाले इलास्टिक स्फीयर्स के। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने किया है इक्वल साइज को, इन्होंने दूसरा पॉइंट बना दिया है मैं जिसको एक ही पॉइंट में जोड़ रहा था। तीसरा पॉइंट है पोस्टुलेट ऑफ इक्वल एप्रायरी प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ सिस्टम की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, द इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में भी, क्योंकि जो भी हम लोग गणना करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वो हम लोग करते हैं इक्विलिब्रियम पहले। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी मानी जाएगी? द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए गैस कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। माने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की जो मैक्रो स्टेट होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होगी? किसकी कहलाएगी? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी? मैक्रो स्टेट। अगर किसी मैक्रो स्टेट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पहुंच चुकी है, मैक्सिमम प्रोबेबल वाली कंडीशन हमने जान ली है, तो वही सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वही माना जाएगा। द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए गैस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये है पोस्टुलेट नंबर। इसके बाद जो 5 और 6 हैं वो आप पहले से पढ़ चुके हैं, जिनको हमने शायद डे 1 से आपको बताया था। पोस्टुलेट नंबर 5 वही है वो जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कंस्ट्रेंट्स में, n इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस ni इक्वल टू कांस्टेंट। 6 वाला e इक्वल टू epsilon1 n1 epsilon2 n2 and epsilon i इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरीके से आपका ये पोस्टुलेट्स 6 हैं वो आपके सामने आ गए। एक बार फिर रिवाइज अगर करना चाहें तो कर लीजिए। छोटे छोटे इलास्टिक बिहेवियर वाले स्फेरिकल शेप में मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस के अंदर, जो कि लगातार मोशन में रहते हैं। दूसरे पॉइंट में जो इक्वल साइज की सब सेल्स होती हैं। तीसरा पॉइंट पोस्टुलेट ऑफ इक्वल एप्रायरी प्रोबेबिलिटी है, जिसमें जो प्रोबेबिलिटी P है किसी दी हुई एनर्जी वाले स्टेट के लिए सिस्टम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। चौथा पॉइंट आपका था इक्विलिब्रियम से संबंधित कि इक्विलिब्रियम कौन सी मानी जाएगी? तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली जो माइक्रो स्टेट की होगी वो इक्विलिब्रियम माना जाएगा,
या इक्विलिब्रियम वो होगा, वहां होगा जहां पे किसी मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और जो पांचवा है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट, और ये है टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन इक्विलिब्रियम फॉर गिवन सिस्टम। अब बस एक पॉइंट छोटा सा है, हम फेज स्पेस आपको बता चुके हैं, आप अपने आप पढ़ सकते हो। इसमें दो टाइप के फेज स्पेस कहे जाते हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं सिर्फ। एक होता है म्यू स्पेस, एक होता है गामा स्पेस। फेज स्पेस आपने पढ़ा है ना, तो म्यू फेज स्पेस और गामा फेज स्पेस। म्यू स्पेस क्या है और गामा स्पेस, जिसको टाउ भी किसी किसी किताब में लिखा होता है, इसलिए लिखा है म्यू स्पेस, तो अलग से लिख दिया गया है। और ये हो गया गामा स्पेस, किसी किताब में लिखा होता है, किसी में टाउ स्पेस भी, दोनों एक ही चीज है, म्यू और टाउ स्पेस। ठीक है, अब इसमें दोनों लगभग एक चीज है, लेकिन उसको हमें समझना होगा। हम बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, आप अच्छे से जानते हो। आपने एक रेफरेंस फ्रेम लिया और उसमें 6 टाइप के कोऑर्डिनेट आप लेते हो। कितने लेते हो? कौन कौन से? x, y, z, px, py, pz। और एक सेल का जो साइज भी होता है वो dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब हम सीधे सीधे समरी बोल रहे हैं, जो हमें बुक में दिखाई दे रहा है ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो हम लेकिन म्यू स्पेस और गामा स्पेस में क्या फर्क है, बस उतना ही बताना उचित समझता हूं। म्यू स्पेस इज द 6 डायमेंशनल स्पेस, जो 6 डायमेंशंस आप एज्यूम करते हो, x, y, z, px, py, pz, in which position and momentum of n particles, n पार्टिकल्स के पोजीशन और मोमेंटम रिप्रेजेंट किए जाते हैं किससे? n फेज पॉइंट्स से। n फेज पॉइंट्स आपने रिप्रेजेंट कर दिए तो हो गया म्यू स्पेस। म्यू स्पेस का मतलब हुआ कि जो 6 डायमेंशन रखने वाले n फेज पॉइंट्स, किस लिए? उन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने। तो जो n रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स या फेज पॉइंट्स को कहीं कहीं किताब में रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स भी लिखते हैं, एक ही बात है, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स। n फेज पॉइंट्स कहिए या n रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स कहिए, तो यही आपका म्यू स्पेस हुआ। क्या हुआ? म्यू स्पेस। अब मैं पढ़ के सुनाई दे रहा हूं। म्यू स्पेस इज द 6 डायमेंशनल फेज स्पेस। म्यू स्पेस क्या है? 6 डायमेंशनल फेज स्पेस। 6 डायमेंशन हमने यहां बताई। इन विच पोजीशन, ये पोजीशन हो गया और ये मोमेंटम हो गया। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल्स, क्योंकि सिस्टम में हम कैपिटल N पार्टिकल हमेशा लेते हैं, are represented by n phase or representative points, thus one phase point represent the state of one particle। एक फेज पॉइंट का मतलब है एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना, इसीलिए मैंने रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लिख दिया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट नहीं लिखा है, कहीं और भी लिखा होगा, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ईच फेज पॉइंट रिप्रेजेंट वन पार्टिकल, ठीक है, वन पार्टिकल whose dimensions are 6 position and moment, 3 position and 3 moment। अब आते हैं हम लोग टाउ स्पेस और गामा स्पेस। ये आपने तो पढ़ी लिया, इसको तो बताई दे रहा हूं। अभी हमने इनकी 6 डायमेंशन नहीं कही, सिर्फ हमने n फेज पॉइंट्स की बात करी। अब अगर 6 इनको शामिल करेंगे तो 6n डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा। 6n डायमेंशनल स्पेस, भाई एक
पार्टिकल की रिप्रेजेंट करने के लिए 6 डायमेंशन की जरूरत है। n पार्टिकल्स के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 6 फेज। तो वही लिखा हुआ है, टाउ स्पेस और गामा स्पेस इज द 6 डायमेंशनल फेज स्पेस इन विच द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ n पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वन फेज पॉइंट ओनली। वन फेज पॉइंट तो म्यू स्पेस में आपने लिया ही था। Thus, one phase point represents the state of the system as a whole। मतलब आपने एक चावल को देख लिया, पूरे बन गए आपके कैसे बने हैं ये दिखाई दे जाता है, इसलिए इसको ओवरऑल कहते हैं। एक चावल से पूरे चावल की जानकारी दे देना, इसलिए इसको टाउ स्पेस या गामा स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अभी टाइम हो तो आगे बढ़े, नहीं तो आज हम फिर इतना ही रखें। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक में हैं, बहुत सिंपल से टॉपिक है इस चैप्टर में, जिनको हम लोग आसानी से करते चले जाएंगे। तो थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ है, मैं इसको कर देता हूँ, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक, हमने कहा कि किसी भी नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिर्फ शुरुआत में आपको टाइम देना होता है। आपको लगेगा कि बहुत धीमे चल रहा है, लेकिन अब बहुत रूटीन में आ जाएगा और आप अच्छे से समझते चले जाएंगे। डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल्स, डिवीजन ऑफ, या आज नहीं रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा।